दोस्तों आप लोगों में से कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास जो पीसी है i3 10th जनरेशन का है और उसके साथ में अगर हम लोग RTX 3060 लगा दें तो परफॉर्मेंस क्या रहेगा। 12 GB के साथ में ग्राफिक कार्ड आता है, कैसा परफॉर्मेंस देगा, क्या हम लोग फुल पावर में वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, क्या गेमिंग कर सकते हैं। तो जवाब देने से बेहतर समझा कि इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग में ही ले लेते हैं ताकि सबको समझ में आ सके कि इस महंगाई के टाइम में अगर यूज्ड में भी मिलता है तो अगर हम लेते हैं तो क्या परफॉर्मेंस रहेगा। यूज्ड की अगर हम लोग बात करें RTX 3060 का तो करीब 16-17 हजार रुपए के आसपास पड़ने के चांसेस हैं। नए की बात करें तो करीब 24-25-26 हजार ऐसे कुछ पड़ेगा। बाकी सारे कंपोनेंट्स क्या लगेंगे आइए पहले देख लेते हैं ताकि प्रॉपर अगर बिल्ड भी करना चाहते हैं तो क्या सही रहने वाला है। हम लोग कंक्लूजन पर भी बात करेंगे, लास्ट में समझेंगे कि इस पीसी को बिल्ड करना सही है या फिर इसके जगह पर कौन सा पीसी बिल्ड किया जा सकता है। पहले हम लोग समझते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट लगाएंगे। i3 का 10th जनरेशन जिसका प्राइस करीब 6-6.5 हजार रुपए के आसपास में आता है। ये 10100F है जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड आपको लगाना ही पड़ेगा और यही जो है आपको 6-6.5 हजार रुपए का पड़ेगा नया। यूज्ड में अगर मिलता है 4-5 हजार रुपए का बहुत अच्छा हो सकता है। बाकी जिस मदरबोर्ड पर हम लोग इसको यूज करेंगे वो है H510 मदरबोर्ड जो कि एंट वैल्यू का हमारे पास है। ये 5000 रुपए के आसपास में मिलता है। अगर इस पर भरोसा नहीं है आपको तो आप इससे ऊपर ले सकते हैं, गीगाबाइट MSI वगैरह का ले सकते हैं, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो करीब 6-6.5-7 रुपए का पड़ेगा, वो ले सकते हैं। बाकी ये भी हम लोग काफी दिनों से यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली M.2 NVMe SSD के ऊपर लगती है। बाकी यहाँ पर रैम की प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि रैम काफी महंगे हो गए हैं। कोर्सर वेगन इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसका बेसिक प्राइस एक का 8 GB का जो 1800 से 2000 रुपए होता है, लेकिन इस वक्त 3,500-4 हजार रुपए हो गया है और ये कब तक नॉर्मल होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप नॉर्मल कोई सा भी 8-8 GB का 2 स्टिक लगाएंगे तभी जाकर के बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगा। और 16 GB लगाते हैं, नॉर्मल लगाते हैं तो 2,500-3 हजार रुपए का लग ही जाएगा आपका। और भी हमने लिंक दे रखा है, जो सस्ता मिलता है वो आप यूज कर लें। बाकी अगर SSD की बात करें तो इसका भी प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है। 256 GB कंसिस्टेंट का इसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके बेसिक प्राइस की बात करें तो 1500 से 1800 रुपए के आसपास में आता है, लेकिन इसका प्राइस अभी 3 से 3,500 हजार रुपए में आपको ये मिलेगा। 500 GB की बात करें तो करीब 4 से 5 हजार रुपए तक, 5 से 6 हजार रुपए तक जाना पड़ सकता है। तो प्राइसेस बहुत बढ़े हुए, लेकिन कम से कम 256 GB आपको लगाना ही पड़ेगा, यानी कि 3 से 3,500 हजार रुपए आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा ग्राफिक कार्ड की बात हो चुकी है। पावर सप्लाई की बात करें तो 550 वाट 80+ ब्राउन्ज लगाते हैं तो 3 से 3,500 हजार रुपए का एंटी स्पोर्ट का पड़ेगा। बाकी कम से कम 600 वाट एंटी स्पोर्ट का अगर लगाते हैं बेसिक तो 24-2500 रुपए का पड़ेगा। लेकिन रिकमेंडेशन होगा कि आप थोड़ा सा स्मूथ अगर काम करना चाहते हैं तो आप जो है 80+ ब्राउन्ज 550 वाट लगाएं ताकि बेहतरीन परफॉर्मेंस मिले, स्टेबल आपका पीसी चले। इस तरीके से ओवरऑल देखेंगे तो सभी का प्राइस मैंने बताया वो आप देख सकते हैं कितने का बिल्ड होगा। बाकी अगर कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट जो है गेमिंग कैबिनेट 1500 से लेकर के 5,000 रुपए के बीच में आ जाता है। हमने फ्रंटेक एंटी स्पोर्ट वगैरह का सभी का लिंक दिया हुआ है। जो कैबिनेट आपके बजट में होती है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि i3 10th जनरेशन के साथ RTX 3060 का क्या परफॉर्मेंस रहेगा। यहाँ पर 4060 का डब्बा है क्योंकि हमारे पास जो है 3060 का बॉक्स नहीं है इसलिए रखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना हो। हम लोग बात कर रहे हैं 3060 के बारे में जो कि स्क्रीन पर हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं देखते हैं क्या परफॉर्मेंस निकल करके आता है, फिर हम लोग कंक्लूजन पर बात करेंगे। तो दोस्तों आगे डेस्कटॉप पर आइए देखते हैं, पहले स्पेसिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर देख पाएंगे इंटेल कोर i3 का 10100F प्रोसेसर लगा हुआ है, 4 कोर 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है और यहाँ पर RTX 3060 लगा हुआ है, ग्राफिक 12 GB का। यहाँ पर बहुत ही अजीब सा कॉम्बिनेशन है क्योंकि i3 का 10th जनरेशन और RTX 3060 ये बहुत ही हैवी ग्राफिक कार्ड है। i5 10th जनरेशन पर तो बहुत अच्छा चला है, इसको हम लोगों ने ट्राई भी किया हुआ है। i3 10th जनरेशन के साथ में आइए देखते हैं। इसमें हम लोगों ने घंटों ट्राई किया, बहुत सारी टेस्टिंग हम लोगों ने किया हुआ है। इस पर हम लोगों ने कोरल ड्रा का हैवी फाइल ओपन करके बहुत देर तक जो है एक ही साथ हम लोगों ने ओपन करके कोरल ड्रा की एक हैवी फाइल, फोटोशॉप 2021 है उस पर भी एक हैवी फाइल ओपन किया, साथ में प्रीमियर प्रो को ओपन किया, ऑनलाइन बहुत सारे टैब हम लोगों ने ओपन किया। इन सभी को एक साथ में ट्राई करने पर जो प्रोडक्टिविटी का काम रहा, कोरल ड्रा के अंदर बहुत सारे काम करने की हम लोगों ने कोशिश किया, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छे से काम हुआ है। फोटोशॉप के अंदर भी बहुत अच्छे लेवल से काम हुआ है, यानी ग्राफिक कार्ड को अच्छे से यूज कर रहा है तभी फोटोशॉप अच्छे से चल रहा है। आप एक जो है अच्छे लेवल से जो है आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, एल्बम वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में प्रीमियर प्रो की बात करें तो प्रीमियर प्रो में भी एडिटिंग अच्छी खासी हो जा रही है, आप यूट्यूब वीडियो एडिट वगैरह कर सकते हो, लेकिन हाँ बहुत हैवी नहीं क्योंकि ये जो वर्क होता है वो CPU टास्क होता है, CPU से ही वर्क होता है। तो CPU के अंदर जो है अभी i3 का 10th जनरेशन ही है तो परफॉर्मेंस उसी के हिसाब से मिलेगा। रेंडर की बात करें तो रेंडर के अंदर जो है इस ग्राफिक कार्ड को पूरा 100% यूज नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से 12 से 13 मिनट की वीडियो है, रेंडरिंग के अंदर 11 से 12 मिनट के आसपास लगा है। तो ये रेंडर टाइम ज्यादा है, वो रीजन इसका ये रहा, ये कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं है। यहाँ पर बॉटलनेक देखने को मिला, रेंडर के अंदर सही यूज नहीं हो पा रहा है ये, लेकिन बाकी प्रोडक्टिविटी के अंदर बिल्कुल भी इशू नहीं रहा। आप मल्टीटास्किंग के अंदर देखा हम लोगों ने बहुत सारे टास्क को
ओपन किया, बहुत सारे 4K की वीडियो वगैरह हम लोगों ने ट्राई करने की कोशिश किया, उसके अंदर भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो प्रोडक्टिविटी में रहा, मिला जुला करके ठीक ठाक रिजल्ट रहा। बाकी बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क आइए देखते हैं। बेंचमार्क के अंदर जो है सीपीयू के लिए सिनेबेंच R23 हम लोगों ने रन किया, जो कि आप देख पा रहे हैं। सिनेबेंच 2024 भी हम लोगों ने रन किया, इसका भी स्कोर आपके सामने दिखाई दे रहा है। गीकबेंच भी हमने रन किया, सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर आप देख पा रहे हैं। इससे आपको पता लगेगा कि सीपीयू क्या कुछ कर सकता है। लेकिन अगर जीपीयू की बात करें, इसके साथ में जीपीयू का क्या कंडीशन रहा, तो यहाँ पर 3D मार्क हम लोगों ने चलाया, जो कि आप देख पा रहे हैं। गीकबेंच ओपनसीएल और गीकबेंच वुल्कन भी चलाया और पीसी मार्क 10 भी चलाया। इन सभी का स्कोर आप देख पा रहे हैं। मिला जुला करके जो भी आप देख पा रहे हैं बेसिक वर्क के लिए, यानी कि थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग आप कर सकते हैं ठीक ठाक लेवल से। लेकिन हाँ, बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहिए तो मैं अभी भी कहूंगा कि i5 10th जनरेशन के साथ में ये ग्राफिक कार्ड बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करता है। तो ये तो रहा प्रोडक्टिविटी, बेंचमार्क वगैरह। लेकिन गेमिंग में क्या है, देते हैं आकाश को, उसके बाद मिलते हैं, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहता है। तो आज की टेस्टिंग में जो हमने ग्राफिक कार्ड यूज कर रखा ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है और हम इसको बहुत ज्यादा टाइम बाद टेस्ट भी कर रहे हैं अपने चैनल पर। तो देखते हैं इस ग्राफिक कार्ड का क्या परफॉर्मेंस निकल के आने वाली है, क्या नहीं निकल के आने वाली है। तो गेम टेस्ट करने के लिए हमने सबसे पहले चालू कर दी थी अपनी GTA 5 एनहांस वर्जन। और अगर इस गेम की सेटिंग्स की बातचीत की जाए तो हमने सारी सेटिंग्स अल्ट्रा पर रख रखी थी, जैसे कि आप लोग सामने देख भी सकते हो। वीसिंग हमारा ऑफ रखा है और मैक्सिमम RT और एनवीडिया DLSS हमने यूज कर रखा है, और वो भी परफॉर्मेंस पर लगा के। सारी चीज आपके सामने है। आप चलते हैं सीधा गेम प्ले पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे FPS की। तो FPS हमारे भाई बहुत ही ज्यादा सही है, 50+ FPS आ रहा है। कभी कभी थोड़ा बहुत नीचे जा रहे हैं, लेकिन हाँ, गेम जो है हमारी वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली स्मूथ है। मेरे को तो सिंगल एक फ्रेम ड्रॉप तक देखने के लिए नहीं मिला, जो कि आप लोग खेलोगे तो आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो हमारी GTA 5 एनहांस होती है ना, वो अगर 30 FPS पर भी चले जाना तब भी उतनी प्रॉब्लम नहीं करती है। यहाँ पर तो फिर भी 50+ FPS है, जो कि बिल्कुल सही है यार। और अगर जीबी यूसेज की बातचीत की जाए तो 50% हमारा जीबी यूसेज हो रहा है। तो अगर सीपीयू यूसेज की बातचीत की जाए तो 75% हमारा सीपीयू हो रखा है। हमारे जीपीयू ने बहुत ज्यादा पावर नहीं लगा रखी है, हमारे सीपीयू ने बहुत ज्यादा पावर लगा रखी है। i3 का 10th जनरेशन है, तो कोई बात नहीं, दोनों अपने मिलकर काम करेंगे ना तो वही अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकलने ही वाली है। और अगर सीपीयू टेम्परेचर की बातचीत की जाए तो हमारा एयर कूलर हमने अच्छा खासा लगा रखा है, जिसकी वजह से हमारे जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और इस टाइम का जो मौसम है ना, मौसम भी हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो रखा है, जिसकी वजह से हमारा जो सीपीयू का टेम्परेचर है वो इतने कम निकल के आ रहे हैं। और अगर रैम यूसेज की बात 11.8 GB के आसपास हमारा रैम यूसेज हो रखा है, जो कि सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा 16 GB रैम लगा रखा है, तो आराम से यूज कर सकता है। रैम यूसेज के लिए बहुत बाकी है भाई, आराम से यूज करो। और इस गेम को टेस्ट करने के बाद हमने चालू कर दी थी अपने हॉगवर्ट्स लेगेसी, जो कि अगेन एक GTA 5 एनहांस के लेवल की ही गेम है ये। और अगर इस गेम की सेटिंग्स की बातचीत की जाए तो इसमें भी हमने अल्ट्रा सेटिंग्स रख रखी थी, हमने रे ट्रेसिंग ऑन कर रखी थी। ऑफ कोर्स RTX का ग्राफिक कार्ड है तो रे ट्रेसिंग तो बनती ही है, इसलिए हमने रे ट्रेसिंग का प्रीसेट भी अल्ट्रा पर रख रखा था, जैसे कि सामने आप लोग देख भी सकते हो। और अगर डिस्प्ले सेटिंग्स की बातचीत की जाए तो हमने एनवीडिया का DLSS भी लगा रखा था, जिसको हमने परफॉर्मेंस पे कर रखा था। अब बात करते हैं गेम प्ले की। गेम प्ले हमारे 40 के आसपास FPS आ रहे थे, कभी कभी नीचे भी जा रहे थे, कभी कभी ऊपर भी जा रहे थे, जो कि सही है, इतना मेरे को दिक्कत देखने के लिए नहीं मिली। और अगर जीपी यूसेज देखा जाए तो जीपी यूसेज और टेम्परेचर दोनों ही हमारे 50 के आसपास है, जैसे कि आप लोग सामने स्क्रीन पर देख भी सकते हो। और सीपीयू यूसेज हमारा है 50% के आसपास, मतलब तीनों चीजें हमारी वही सेम ही है। और अगर सीपीयू टेम्परेचर की बातचीत की जाए तो 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो ठीक है भाई। तो GTA 5 में हमारा 40 डिग्री के आसपास था, इसमें हमारा 35 डिग्री के आसपास है, जो कि सही है। अभी तो बहुत ही ज्यादा एकदम ठंडा ही पड़ा भाई, एकदम ही ठंडा पड़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं है इस टेम्परेचर में तो। और अगर रैम यूसेज की बातचीत की जाए तो 12 GB के आसपास यूज हो रखा है, जो कि आप लोग सामने देख भी सकते हो। और FPS भाई मक्का ना, आराम से खेल सकते हो इस गेम को भी। और ये गेम टेस्ट करने के बाद हमने चालू कर दी थी अपनी नेक्स्ट गेम, जो की थी हमारी काउंटर स्ट्राइक 2, जो कि भाई आराम से चलने वाली है यार इस पीसी में, एकदम मतलब चुम्मेश्वरी चलने वाली है। तो अगर सेटिंग्स की बातचीत की जाए तो वेरी हाई पर हमने कर रखी है, जो कि बिल्कुल सही है इस पीसी के अकॉर्डिंग। और अगर बात करें जीपी यूसेज की तो 70% के आसपास हमारा जीपी यूसेज हो रखा है। और जीपी टेम्परेचर की बातचीत करें तो 60 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सही है, मतलब थोड़ा बहुत हमारा टेम्परेचर ज्यादा हुए हैं पिछली गेमों के हिसाब से, जो कि सही है, क्योंकि इसमें हमारे जीपी भी अच्छा खासा यूसेज हो रखा है, जो कि आप लोग सामने देख भी सकते हो। और सीपी यूसेज की बातचीत करें तो 50% के आसपास हमारा सीपी यूसेज भी हो रखा है, जो कि सही है। हमारा मतलब इसमें हमारा जो जीपीयू है वो बहुत ज्यादा पावर लगा रहा है, इसलिए सीपीयू को अपनी फुल पावर में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर सीपीयू टेम्परेचर की बातचीत करें तो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो कि सही है। अगेन कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा एयर कूलर अच्छा है, मौसम का टेम्परेचर कम है, तो बिल्कुल सही है। 40 डिग्री आसपास बहुत ज्यादा ठंडा ही पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर रैम यूसेज की बातचीत करें तो 9 GB के आसपास हमारा रैम यूज हो रहा है। और FPS हमारे 100+ आ रखे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रखे हैं, वो तो मैनेज कर लोगे, लेकिन गेम प्ले में आपको थोड़ी सी भी कमी नहीं दिखाई देगी भाई। आराम से मैंने 10-15 किल कर लिए भाई, बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रही थी ये गेम। बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप काउंटर स्ट्राइक खेलोगे या PUBG खेलोगे, बाकी चॉइस मैटर्स, ठीक है। तो ये गेम टेस्ट करने के बाद हमने चालू कर दी थी अपनी प्यारी गेम बैक फॉर ब्लड, जो कि हमने बहुत टाइम बाद जाके चालू करी है। और अगर इस गेम की बातचीत करें तो इसकी भी सेटिंग्स हमने अल्ट्रा पर रख रखी थी, और इसमें भी हमने एनवीडिया DLSS का यूज कर रखा था, जिसको हमने परफॉर्मेंस पर ही रख रखा था, जो कि हम पिछली गेमों से करते हुए आ ही रहे हैं। और अगर इसमें जीपी यूसेज की बातचीत की जाए तो जीपी यूसेज इसमें हमारा थोड़ा सा कम था, 40 के आसपास था। और जीपी टेम्परेचर इसमें हमारा वही वाला था, 60 डिग्री के आसपास। और सीपी यूसेज की बातचीत की जाए तो कभी कभी ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन करने लग रहा है, कभी कभी ये 50 के आसपास घूम रहा है, तो मैंने 50 कह सकता हूँ कि 50 के आसपास हमारा जीपी यूसेज हो रखा है। और अगर सीपी टेम्परेचर की बातचीत करें तो 40 डिग्री के आसपास है, सही है। रैम यूसेज इसमें हमारा
है, 8 GB रैम यूज हो रखा है और FPS हमारे 50+ आ रखा है, जो कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस था मेरा, सिंगल कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिली, फ्रेम ड्रॉप नहीं हुआ, स्टक नहीं करी स्क्रीन, बहुत ज्यादा सही था। बाकी अगर आप लोग खेलना चाहो तो इस चारों गेमों में मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आई, आप आराम से खेल सकते हो। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट गेम के बारे में। तो नेक्स्ट गेम हमने चालू करी थी फ्री फायर मैक्स, और फ्री फायर मैक्स है तो हमने सेटिंग्स भी मैक्स पर ही रख रखी थी, जैसे कि आप लोग सामने स्क्रीन पर देख भी सकते हो। और मैंने चालू कर दिया था एक फुल मैप मैच, जो कि सही था, मतलब ज्यादा रियल प्लेयर नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरे नए अकाउंट में सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज करता हूँ, तो सिर्फ बॉट ही आने थे। बट फिर भी लैग तो लैग ही है ना भाई, लैग तो देखने के लिए नहीं मिला, बिल्कुल भी सिंगल घंटा लैग देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन अगर आप लोग खेलना तो आप लोग स्टैंडर्ड सेटिंग पर खेलना, मैंने तो बस टेस्टिंग के लिए मैक्स सेटिंग पर कर रखा है। अगर आप लोग स्टैंडर्ड सेटिंग पर खेलोगे तो आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली है, कि हमारी जो सीपीयू है वो उतना ज्यादा वीक नहीं है, बहुत ज्यादा पावरफुल भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ फ्री फायर के लिए सही कह सकते हैं, फ्री फायर के लिए केपेबल है आराम से, अगर स्टैंडर्ड सेटिंग पर खेलते हो तो अगर देखा जाए तो किसी भी गेम में हमारे जो जीपीयू यूसेज है वो 100% पे नहीं गया, ना ही हमारा सीपीयू 100% यूसेज पर गया है, तो इसको हम थोड़ा बहुत बॉटलनेकिंग कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सीपीयू है ना वो i3 का है ना, और जो हमारा R3060 है वो बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी वजह से हमारा थोड़ा बहुत बॉटलनेकिंग हो रही है। लेकिन हाँ गेमिंग हमारी बहुत ज्यादा स्मूथ चल रही है। अगर आप लोग फ्यूचर में कभी अपग्रेड करना चाहो, या अभी तो मैं i3 का 10th जनरेशन ले लूँ, फिर फ्यूचर में इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दूंगा, तब जाके इस पीसी को बिल्ड करना। लेकिन अगर आप लोग अपग्रेड नहीं करना चाहते ना, तब मेरे हिसाब से ये गेमिंग के लिए उतना ज्यादा परफेक्ट नहीं रहेगा, आप लोगों को i5 के 10th जनरेशन या फिर 12th जनरेशन पर जाना ही पड़ेगा। बाकी इतने सारे मतलब बातचीत हो चुकी है गेमिंग के बारे में। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, कमेंट कर देना, रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो इस गेम टेस्ट को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों ये आपने देखा i3 10th जनरेशन के साथ में RTX 3060 का कमाल, जो कि देखने में वैसे बहुत अच्छा रहा, मिला जुला करके प्रोडक्टिविटी में कोई इशू नहीं रहा, गेमिंग में हाँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको 100% यूज नहीं कर पा रहा है इस जीपीयू को, लेकिन फिर भी कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिला। इससे ये लगता है कि हाँ अगर आपके पास ये पीसी है तो ग्राफिक कार्ड जो है आप ये मार्केट में यूज्ड वगैरह मिल रहा है तो लेकर के इस लेवल से काम कर सकते हैं, और आगे चल करके i5 10th जनरेशन के साथ में अगर रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें वही रहेंगी। फिर प्रोसेसर 10th जनरेशन का i5 का लेना है, यूज्ड में कहीं मिलता है, तो अगर उसके साथ में पेयर कर देंगे तो ये परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त आपको मिलने लग जाएगा। बाकी आपको कैसा लगा प्लीज अब कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।